but because of the orientation change, the distance from the y-axis and x-axis is changing, so x bar and y bar value will change. इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसका सेंट्रॉइड चेंज हो गया, सेंट्रॉइड उसी जगह पर है, उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए खाली कोऑर्डिनेट, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स आर मेजर्ड फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस. रेफरेंस एक्सिस चेंज हो गया तो आपका कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो ये थोड़ा ध्यान में रखो. तो सेंट्रॉइड कैलकुलेशन मतलब क्या, उसका कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं हम लोग. We are not only locating that centroid inside the diagram, we also measure the distance with respect to coordinate axis. तो coordinate axis के साथ वो distance measure करना पड़ता है. जब हम लोग centroid calculation के बारे में जब बोलते हैं, we always measure the distance of that particular point with respect to coordinate axis. Okay, let us take another example. First of all, let us consider the right angle triangle. Okay, एक right angle triangle ऐसा ले लो जिसका ये जो लेंथ है, ये सपोज ये b है, दिस हाइट इज h, b and h. Okay, now experimentally it is found that centroid of such right angle triangle, where this is a right 90 degree, is located at particular position inside the diagram, where if I draw this symbol of 90 degree, ऐसा 90 डिग्री का अगर मैं सिंबल एक बनाता हूं, तो ये जो पर्टिकुलर लेंथ है ना, इट विल बी इक्वल टू h by 3 and this length will be b by 3. ओके, तो सब लोग ये चाहिए तो नोट डाउन करो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है थोड़ा. h by 3 and b by 3. फिर से एक बार हम देखो कैसे करना है. सपोज देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल and suppose this is a b, this height is h. How to locate the centroid? First you draw this type of symbol of 90 degree. थोड़ा बड़ा साइज में बनाओ, ठीक है. हम लोग जनरली कैसा करते हैं, 90 डिग्री एंगल ऐसा दिखाते हैं ना, तो ये ऐसा मत दिखाओ. नाउ यू शो दिस बिग सिंबल ऑफ 90 डिग्री and the point of intersection will be called as centroid. Okay, now see this line, ये लाइन जो दिख रहा है ना ग्रीन कलर में, इसका पैरेलल साइड का लेंथ कितना है, देखो. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड फॉर दिस ग्रीन लाइन? half b. नहीं नहीं, उसका पैरेलल साइड b है ना, इट इज b, करेक्ट ना. ये दिस इज b, द ग्रीन कलर लाइन हैज अ पैरेलल साइड इक्वल टू लेंथ b, so this will be b by 3 होगा, b by 3. Okay, now see this this yellow color, this vertical, this line, इसका पैरेलल साइड का लेंथ कितना है? What is the length of the h रहेगा, h. So what will be the length of this yellow colored line? h by 3. h by 3. So this is how you have to locate the centroid inside the diagram. Okay, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, उसको डायग्राम के अंदर लोकेट करेंगे. ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन. अभी सब लोग ये मुझे बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे. अभी मैंने आपको एक रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट. नाउ सी दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. ओके, अभी मैं आपको डायमेंशंस प्रोवाइड करता हूँ. सी दिस इज, लेट अस से दिस इज 6 मीटर, दिस इज 9 मीटर, 9 मीटर. इसका मेरे को सेंट्रोइड लोकेट करना है, सेंट्रोइड लोकेट करना है. सो देयर आर टू स्टेप्स. फर्स्ट यू हैव टू लोकेट द सेंट्रोइड इनसाइड द डायग्राम एंड देन यू हैव टू मेजर द कोऑर्डिनेट. ओके, तो सबसे पहले डायग्राम के अंदर उसको लोकेट करता हूँ. क्या होगा देखो कैसे करते हैं, प्रोसीजर सबको पता है. सबसे पहले ऐसा एक सिंबल आ जाएगा, ये सेंट्रोइड सी रहेगा. ये जो वर्टिकल लाइन है उसका लेंथ कितना रहेगा, वर्टिकल ग्रीन लाइन का लेंथ कैन आई राइट इट एज 3 मीटर, दैट इज 9 by 3 होगा. 9 by 3 3 मीटर हो जाएगा, करेक्ट है. और हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइन जो है उसका बन जाएगा 6 by 3 मीटर, 6 by 3 दैट इज 2 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बार. एक्स बार कितना होगा, एक्स बार 2 मीटर. 2 मीटर, 6 by 3 मीटर दैट इज 2 मीटर हो जाएगा. बिकॉज व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट सी फ्रॉम द वाई एक्सिस. तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये आपका डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ एक्स बार. नाउ वाई बार का वैल्यू कितना होगा, वाई बार इज इक्वल टू 6 मीटर. 6 मीटर रहेगा, इट इज 6 मीटर. अभी जिनको ये समझ में नहीं आया, व्हाई आई एम राइटिंग एक्चुअली कितना कुछ लोग बोलेंगे इसको 3 मीटर लिखना पड़ेगा, 3 मीटर. ग्रीन में देखो 3, लेकिन वाई बार 3 मीटर नहीं रहेगा.
अभी हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रोइड मतलब क्या होता है, उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस के साथ मेजर करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये अगर डिस्टेंस में मेजर करता हूँ, यहाँ से लेकर इधर तक अगर गैप मैंने देखा, तो टोटल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ 9 मीटर है। देखो ये टोटल इज 9 मीटर। तो वाई बार इज इक्वल टू 9 माइनस 9/3 हो जाएगा। 9 माइनस 9/3। ओके, सो दैट इज 6 मीटर। इट विल बी 6 मीटर। ओके, 6 मीटर होगा ये। हाँ बोलो ना। यस सर आप एक और बार समझा सकते हो, नेटवर्क गया था। हाँ, एक मिनट। ये देखो, सी दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, this is 6 meter and this is 9 meter. Okay, this is your y axis, this is x axis. Now first of all locate the centroid inside the diagram like this. So this is centroid. This length will be 9/3, which is equal to 3 meter. This length will be 6/3, that is 2 meter. 2 meter. 2 meter. Now x coordinate, x bar. X bar मतलब क्या होता है? Last Distance time, from y axis. So this total length is your x bar, 6/3, 2 meter. अभी सबसे क्रिटिकल पॉइंट y bar. y बार कैलकुलेशन सब लोग थोड़ा देख लो यहाँ पे, जिनको ये समझ में नहीं आया था। y बार मतलब क्या होगा? द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर करो, यहाँ से लेकर इधर तक, ये टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? क्वेश्चन मार्क वाला डिस्टेंस। 9 minus 3. 9 माइनस 3, करेक्ट। सो इट इज 9 माइनस 3, 6 मीटर हो जाएगा। 6 मीटर। सो y बार इज इक्वल टू 6 मीटर। y बार इज इक्वल टू 6 मीटर। ओके, समझ में आया ना कैसे किया? यस सर। Yes, sir. Okay. Now next, see. Now consider this type of right angle triangle. This is 9 meter, 3 meter. Y axis. इसका कोई x बार बता सकता है कितना रहेगा? x बार इज इक्वल टू एंड y बार इज इक्वल टू, यू हैव टू कैलकुलेट सेंट्रोइड फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाइट कलर में जो डायग्राम है ना, उसका सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं इंटरनल लोकेशन आपको बता देता हूँ। इंटरनल लोकेशन ऐसे होगा उसका, ये लेंथ रहेगा 3/3, ये 9/3 होगा। दिस इज सेंट्रोइड C. Now can I write 9 x bar is equal to 9 minus 3/3? Is it right? 8 मीटर। करेक्ट है क्या वो? देखो, एक मिनट, गलत लिखा। सर 9/3 आएगा ना? 9, हाँ यस राइट। 9 माइनस क्या आएगा? 9/3 है। 9/3, करेक्ट। सो इट इज 6 मीटर। 6 मीटर। सबको समझ में आया कैसे किया x बार कैलकुलेशन? यस सर। Yes, sir. Because you have to measure this distance for x coordinate. This is your x bar. And what is y bar now? Y bar, it is equal to directly 1. 3/3, that is 1 meter. 3/3 1 meter हो जाएगा। Okay. So in any case, you have to always measure the distance of that particular point C from the y axis and x axis to get the centroid. Okay. तो अभी आपने देखा सेंट्रोइड के लिए दो डायमेंशन था, b/3 and h/3. You have to locate this distance appropriately and then you have to calculate the centroid. Now, how to calculate the centroid of the composite figure? Okay, when there is a combination of two standard figures or three standard figures, then for entire figure, how to calculate the centroid for two figures? ओके, ये फॉर्मूला सब लोग लिख लो। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, डायरेक्टली यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। x बार इज इक्वल टू, राइट डाउन, a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। ओके, ये लिख लो। x बार का वैल्यू कैसे करेंगे हम लोग? a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, एंड y बार विल बी a1y1 प्लस a2y2
a1 plus a2. ये कब पॉसिबल है? व्हेन both figures are added together. Okay, when we add two figures together, then this is a formula. But when you deduct one figure from the previous one, then you have to put minus sign in between. अगर एक फिगर से दूसरा फिगर अगर आपने रिमूव कर दिया तो उसमें माइनस साइन आ जाएगा, दोनों को ऐड किया तो प्लस साइन आ जाएगा. ओके, ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखेंगे. तो ये चाहिए तो ये लिख लो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक्स बार इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2. y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 divided by a1 plus a2. This is used when two figures are added together. When two figures are added together. Okay, so let us discuss how to calculate the centroid of a composite figure. सब लोग एक डायग्राम ड्रॉ करो. Okay, take this as a let us take 9 meter. This is as a 9 meter. This as a 6 meter. Okay, डायग्राम सब लोग ये बना लो जरा. ये इसको ना 5 मीटर लेते हैं, 5 मीटर, और इसको लेते हैं 6 मीटर. Okay, locate the centroid. Question statement is locate the centroid. Locate centroid. ये डायग्राम का सेंट्रोइड लोकेट करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. पहले सिंगल फिगर का हमने देखा, स्टैंडर्ड फिगर का. उसके बाद दो फिगर्स को ऐड किया. उसके बाद एक फिगर से दूसरा फिगर रिमूव करेंगे. और उसके बाद मैक्सिमम 3 फिगर्स तक एग्जाम में क्वेश्चन आता है. ठीक है, आपके सिलेबस में मैक्सिमम अप टू कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्टैंडर्ड फिगर. यू हैव टू लोकेट द सेंट्रोइड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्टैंडर्ड फिगर्स. ओके, बिकॉज 4 फिगर्स का थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए जनरली वो लोग पूछते नहीं है. कंसेप्ट चेक करने के लिए दे कैन आस्क यू मैक्सिमम अप टू 3, मे बी एडिशन ऑफ ऑल 3, मे बी टू एडिशन ऑफ 2 एंड रिडक्शन ऑफ 1. ऐसा भी हो सकता है. 2 को ऐड करना है, 1 को रिमूव करना है, या फिर 1 को लेके 2 को रिमूव करना है. ओके, दैट कॉम्बिनेशन विल स्टडी इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन स्टेटमेंट बना लिया सब लोगों ने? डायग्राम बना लिया क्या? डन सर. ओके, हाँ. सो लेट अस डिस्कस हाउ टू लोकेट द सेंट्रोइड. ये डायग्राम है ऐसा था आपका. देखो यहाँ पे ये ऐसा डायग्राम बन रहा है, जिसमें ये 10 मीटर था और ये था आपका 5 मीटर. तो हम 9 लोग क्या मीटर करेंगे अभी? सर नीचे 9 मीटर था. 9 मीटर. ओके, एक मिनट. इट वाज 9 मीटर. तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पार्ट क्या करना है, सेंट्रोइड लोकेट करने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए आपको? डायग्राम तो चाहिए ऑब्वियसली, क्वेश्चन स्टेटमेंट चाहिए. उसके बाद क्या चाहिए? फर्स्ट थिंग इज रिक्वायर्ड इज, सर ये नीचे जो रेक्टेंगल है ना, उसमें डायगोनल से करेंगे, या जो आपने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बताया था वही इसमें यूज करेंगे? नहीं, अपना जो डायगोनल से करना पड़ेगा. मतलब रेक्टेंगल का कैसा है, वो फिक्स हाफ करना पड़ता है ना, 9/2 करना पड़ता है हाँ, रेक्टेंगल. मतलब डायगोनली कट करेंगे तो वो भी नीचे राइट एंगल ट्रायंगल ही बन जाएगा ना? हाँ, वो भी बन जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, तुमको 2 अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे. फिर एक हाँ. सिंगल फिगर से काम नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा. तो हम लोग उसको स्टैंडर्ड रेक्टेंगल लेके ही करेंगे एक्चुअली. ओके, ओके तो सर. सेंट्रल लोकेट करने से पहले ना, क्वेश्चन में क्या चाहिए आपको? रेफरेंस एक्सिस चाहिए ना, रेफरेंस एक्सिस. करेक्ट ना? बिकॉज आप एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से मेजर करोगे? तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में सबसे पहले चेक करो रेफरेंस एक्सिस क्वेश्चन में प्रिंटेड है क्या. देखो पहले क्वेश्चन पेपर पे अगर रेफरेंस एक्सिस नहीं रहेगा तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है, रेफरेंस एक्सिस कैसे कहाँ पे लेते हैं? वाई एक्सिस हम लोग कहाँ पे लेंगे? फिर एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग क्या करेंगे? वाई एक्सिस ले लेंगे. देखो ये अगर नहीं दिया होगा तो जनरली 90% केसेस में आपको क्वेश्चन पेपर में प्रिंटेड रहेगा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस. अगर नहीं है तो सबसे लेफ्ट वाला जो एज है, लेफ्ट मोस्ट, ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सट्रीम साइड पे जो एज है डायग्राम का, उधर से वाई एक्सिस पास करो. और सबसे बॉटम वाला जो एज है उधर से क्या करोगे आप? एक्स एक्सिस पास करोगे. सो दैट एंटायर डायग्राम विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. पूरा डायग्राम आपका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होकर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा. ओके, तो स्टेप 1 क्या है? ऑलवेज यू हैव टू सी द रेफरेंस एक्सिस. नहीं तो क्या, क्वेश्चन दिख गया फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, बाद में पता चला रेफरेंस एक्सिस ही नहीं दिया है. ओके, तो इसीलिए सबसे पहला चीज देखने का है कि रेफरेंस एक्सिस है क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट में. तो दीज आर द रेफरेंस एक्सिस. अभी ये जो डायग्राम है उसमें कॉम्बिनेशन है. देखो विच आर द 2 स्टैंडर्ड फिगर्स इन दिस?
ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। हाँ, एक एक रेक्टेंगल है और एक क्या है, एक ट्रायंगल है। ओके, तो इसमें साइज क्या क्या है, रेक्टेंगल का 9 है और हाइट है उसका 5। लेकिन ट्रायंगल का खाली हाइट दिया था 6 मीटर, ट्रायंगल का बेस नहीं दिया है। लेकिन 9 ना। उसका 9 मीटर ले सकते हैं हम लोग, बिकॉज ट्रायंगल इज ऑल्सो हैविंग द बेस ऑफ 9 मीटर। दोनों का रेक्टेंगल का बेस और ट्रायंगल का बेस सेम रहेगा। तो ऐसे जो डायमेंशन है ये आपको रिपीट नहीं होगा, ठीक है। डायमेंशन विल नॉट बी रिपीटेड इन द डायग्राम, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द डायमेंशन फ्रॉम द ज्योमेट्री। ओके, ज्योमेट्री ऑफ द फिगर यू हैव टू आइडेंटिफाई। जैसे सिंपल कंसेप्ट क्या है, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये 9 मीटर होगा तो ऑब्वियसली ये भी 9 ही मीटर होगा ना। तो वो लोग ऐसा दो बार डायमेंशन स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। समझ में आया सबको? और ट्रायंगल का हाइट कितना है, 6 मीटर है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, दोनों का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिकॉज यू हैव सीन इन द फॉर्मूला ऑफ द सेंटर ऑफ द कंपोजिट फिगर देयर इज वन टर्म कॉल्ड एज एरिया 1 एरिया 2, करेक्ट। A1 A2 ऐसे कंपोनेंट्स है ना उधर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नेम द फिगर। ओके, 1 2 3 लाइकवाइज। सपोज देयर आर 2 फिगर्स, सपोज ये इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दो। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड। Okay, so you have to name the figure. So first you have to consider the rectangle. In case of rectangle, what is the area? Area 1 कितना होगा? Area 1 45 मीटर स्क्वायर। 45 meter square. 9 into 5. And area 2 will be equal to 1 by 2 into 9 into 6 हो 18 जाएगा। मीटर स्क्वायर। 18 meter square, correct. सॉरी, तो दोनों 18 नहीं आएगा सर, 27 आएगा। 20 हो जाएगा। 2 6 by 2 करोगे 3 हो जाएगा। हाँ, 3 into 9 27। ओके, सो राइट डाउन एरिया 1 एरिया 2। सबसे पहले एरिया 1 लिखो। एरिया 1 ऐसा, ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा सेपरेट। ये देखो, ऐसा फ्री हैंड डायग्राम बनाओ, बिकॉज ऑलरेडी आपने मेन क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ किया है। जब आप कैलकुलेशन करते हो तो एरिया 1 आपने किसके लिए लिया है, वो सिंबॉलिकली वो एग्जामिनर को दिखना चाहिए। खाली रेक्टेंगल लिखोगे, कभी कभी क्या होता है, डायग्राम में 2 रेक्टेंगल रहते हैं, एक ही डायग्राम में 2 रेक्टेंगल, एक ही डायग्राम में 2 ट्रायंगल हो सकते हैं। तो आपने कौन से ओरिएंटेशन का डायग्राम लिया है, उसके लिए ना साइड में एक फ्री हैंड छोटा सा ब्रैकेट में डायग्राम ड्रॉ करना है। तो उसको देख के पता चलेगा कि आपने इसके लिए कैलकुलेशन किया। एरिया 1 एरिया 2 कैलकुलेट किया सब लोगों ने। एरिया 1 समझ में आना, एरिया सिंपल कैलकुलेशन। एरिया निकालोगे तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। सबका एरिया निकाल के रखो, आउट ऑफ 8 2 मार्क्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। बिकॉज एरिया का फॉर्मूला तो सबने स्कूल में स्टडी किया रहता है ना। तो जितने भी फिगर्स आपको दिखते हैं सबका एरिया तो एटलीस्ट कैलकुलेट करके रखो, A1 A2 A3 A4। ओके, तो जनरली एक ऐसा 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है पूरा। ओके, देन सबको समझ में आया एरिया कैलकुलेशन? एरिया करेक्ट है ना सबका? अभी उसके बाद मेन पॉइंट देखेंगे अभी हम लोग। ओके ओके, सो अगेन आई विल शो यू दिस डायग्राम। सी, यहाँ पे आपका y एक्सिस था, यहाँ पे x एक्सिस था। सबसे पहले मैं खाली रेक्टेंगल पे फोकस करता हूँ। आपको 2 या 3 बार डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स ऑन अ सिंगल डायग्राम ओनली। ओके, जो भी क्वेश्चन पेपर का जो डायग्राम है, जो आप आपके आंसर शीट पे कॉपी करोगे, उसके ऊपर ही आपको सब दिखाना है। जैसे कि ये 9 मीटर था, तो इसका सेंट्रोइड का ये लेंथ कितना होता है? व्हाट इज दिस लेंथ नाउ? कैन आई राइट 4.5? 4.5 लिख सकता हूँ रेक्टेंगल के केस में। ओके, और ये अगर 5 मीटर था तो कैन आई राइट इट एज अ 2.5? इज इट करेक्ट? यस। बराबर है। रेक्टेंगल का सेंट्रोइड लोकेशन कैसा होता है? लेंथ बाय 2 हाइट बाय 2, लेंथ बाय 2 हाइट बाय 2। सो राइट डाउन x1 इज इक्वल टू 4.5 and y1 is equal to, write down 2.5. x1, why x1? Because first figure, we are considering first figure, so that's why I am writing x1 y1 likewise, a1 x1 y1. सेकंड फिगर का लिखूंगा तो a2 x2 y2। जितने भी फिगर्स है मैक्सिमम 3 फिगर्स तक क्वेश्चन आता है। तो a1 x1 y1, a2 x2 y2, a3 x3 y3 likewise you have to note down। हो गया सबका ये लिख के? यहां तक समझ में? सिंपल पार्ट था एकदम। नेक्स्ट, लेट अस कंसीडर द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इसका अभी हम लोग प्रोसीजर देखेंगे। अभी आपने जस्ट ये देखा है। सबसे पहले ऐसा एक सिंबल बनाओ। सब लोग क्या करो, ये देखो, सबसे पहले ऐसा एक सिंबल ड्रॉ करो 90 डिग्री का। ये उसका सेंट्रोइड है, C2 बोलता हूँ इसको, C2 बिकॉज इट इज द सेंट्रोइड ऑफ द सेकंड स्टैंडर्ड फिगर, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट एज अ C2। तो ये हॉरिजॉन्टल ब्लू कलर का जो लेंथ है, इसका कितना वैल्यू रहेगा, कोई बता सकता है? दिस विल बी इक्वल टू 3 मीटर। 3 मीटर। 9 by 3
दैट इज 3 मीटर हो जाएगा। और वर्टिकल वाले का हाइट कितना रहेगा, बिकॉज मैंने इसको 6 मीटर दिया था, 6/3 होगा, ये 6/3 6/3 होगा, बराबर है। अभी सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ओके, इसमें आधे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। सी नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2। x2 जिसको समझ में आया उसको ये सेंट्रॉइड चैप्टर अभी समझ में आ जाएगा। x2 का करेक्ट वैल्यू जो बताएगा उसको 6 मीटर, करेक्ट 6 मीटर। कुछ लोग बोलेंगे 3 मीटर लिखना चाहिए, बिकॉज 9/3 लिखा है ना ऊपर। इधर देखो, बोलेंगे 9/3 लिखा है तो x2 लिख दो 3 मीटर। रॉन्ग है, बिकॉज x2 इज नॉट दैट इंटरनल लोकेशन ऑफ द सेंट्रॉइड। अंदर का लोकेशन नहीं रहता, वो क्या रहता है, x2 मेजरमेंट रहता है y एक्सिस के साथ। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये बनेगा आपका x2, जो मेरे को कैसे मिलेगा, टोटल लेंथ है 9 मीटर का, उसमें से 9/3 माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा ये 6 मीटर। तो ये x2 इज इक्वल टू 6 मीटर। अभी y2 बता सकते हैं कोई, y2? 7 मीटर। 7 7 मीटर। किसको लग रहा है क्या 2 मीटर लिखना चाहिए, ऐसा कोई है जो जिसको लग रहा है 2 मीटर लिखना चाहिए? ओके, हाँ, तो 2 मीटर नहीं होना चाहिए, बिकॉज 2 मीटर खाली इतना डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस 2 मीटर है। फॉर टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये देखो, ये ग्राउंड से पूरा मेजरमेंट अगर लेने का है ना, तो टोटल हो जाएगा उसका 5 + 2 दैट इज 7 मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। ओके, so this is how I am calculating x2 y2. So you have a1 x1 y1, a2 x2 y2, और इसमें एडिशन करना ये कैसे पता चलता है, बिकॉज द रिक्वायर्ड एरिया इज दिस। ये रिक्वायर्ड एरिया इतना टोटल एरिया है, देखो टोटल एरिया। तो इसके लिए मेरे को दोनों a1 और a2 ऐड करना पड़ेगा। तो एवरीवन यू कैन कैलकुलेट नाउ, x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। y बार लिख दो a1 y1 a1 प्लस a2। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली करो, बिकॉज कैलकुलेशन एक्चुअली इजी होता है, बट बहुत सारे नंबर्स इन्वॉल्व है इसमें, देखो लेंथी रहता है थोड़ा। तो 2 बार कभी भी चेक करके देखो, 2 बार कैलकुलेटर पे टाइप करके चेक करो एक बार उतना ही आता है क्या, बिकॉज इसमें फाइनल आंसर अगर आपका रॉन्ग आ गया, डायरेक्ट 50% मार्क्स मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सोल्यूशन में अगर एक्स बार का वैल्यू 4.5 मीटर है, इसमें अगर ज्यादा वेरिएशन आता है, अगर आपका 2 मीटर आ गया, 10 मीटर आ गया, इसका मतलब आपका एक्स बार रॉन्ग है। ओके, तो भले आपका इसके पहले का कैलकुलेशन करेक्ट होने दो, a1 का आंसर करेक्ट है x1 y1, बट स्टिल यू विल गेट लेस देन 50%, 8 में से 4 में से कम ही मार्क्स आपको मिलेगा। इसलिए फाइनल कैलकुलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार चेक करके देखो, x बार y बार करेक्ट ही आना चाहिए। सर हाँ बोलो, यस। सर वो जो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाला था उसके लिए अलग से फिगर नहीं बनाएंगे? हाँ, उसका अलग मत बनाओ, उसके लिए अलग फिगर मत बनाओ, एक ही तुम्हारा जो मेन डायग्राम रहेगा ना, उसके ऊपर ही सब दिखा दो एक्चुअली। ओके, और एक उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अभी सपोज ये आपने डायग्राम ड्रॉ किया, करेक्ट। अगर आपको बाय ऑब्जर्वेशन अगर वैल्यू पता चलता है ना, तो बाय ऑब्जर्वेशन भी आप लिख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि उधर वो दिखाना ही पड़ेगा कि ये वैल्यू, ये बाबा ये 5 आया, ये 2.5 आया। अगर आप नहीं दिखाते हो, कैसा होता है, 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको बाय ऑब्जर्वेशन भी वैल्यू दिख जाता है, क्या सिंपल एडिशन रहता है ना, 5 + 2। तो ऑब्जर्वेशन के साथ भी अगर आपको वैल्यूज पता चल गया, यू कैन डायरेक्टली इंक्लूड दोज वैल्यूज इन द कैलकुलेशन, नो नीड टू शो ऑन द ओरिजिनल डायग्राम। ठीक है, तो ऐसा वो एग्जामिनर देखेगा नहीं कि ये वैल्यू आपने वो डायग्राम के अंदर दिखा है कि नहीं, वो खाली डायग्राम बराबर बना है वो देखेगा। आपने a1 a2 a3 x1 x2 x3 अगर वैल्यूज आपने करेक्टली लिखा है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा अगर प्रॉब्लम आ रहा है कैलकुलेशन में, तो आप मेन डायग्राम पे दिखा के भी वो एडिशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा जाएगा एक्चुअली। तो सेपरेट डायग्राम तो ड्रॉ करना ही नहीं है उसके लिए, वो मेन डायग्राम पे ही पूरा दिखाना है एक्चुअली। ओके स्टूडेंट, समझ में आया ना? यस सर। ओके, तो अभी जो क्वेश्चन कितना है एक्स बार का वैल्यू, किसी ने किया है कैलकुलेट? एक्स बार इज इक्वल टू 4.687 4.687 एंड वाई बार इज इक्वल टू 4.187। 4 पॉइंट, बाकी और किसी का इतना आ रहा है चेक करो, 4.68 4.18, इज इट राइट?
किसी का कुछ और अलग वैल्यू आ रहा है क्या इसके अलावा? ओके, तो कैलकुलेशन पार्ट ये सब चेक करके देख लो. ओके, so next we'll consider when one figure is removed from the other. Okay, suppose there is a combination of two, but the combination is such that a1 minus a2, you have to do a1 minus a2 thing. Okay, मतलब पहले डायग्राम से आपको दूसरा डायग्राम माइनस करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं. ओके, सो अभी तक हम लोगों ने खाली रेक्टेंगल और ट्रायंगल के फॉर्मूले देखे, तो हम लोग क्वेश्चन में ऐसा इंक्लूड करेंगे कि जिसमें रेक्टेंगल और ट्रायंगल रहेगा. ठीक है, तो ये डायग्राम है, इसको ऐसा कट किया, इधर से देखो कट किया, और ये जो शेडेड एरिया है, दिस इज अ शेडेड एरिया. सो व्हेनेवर देयर इज अ वन फिगर रिमूव्ड फ्रॉम द अदर, दे ऑलवेज शो द शेडेड एरिया. कौन सा, बिकॉज आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा एरिया आपको रिटेन करने का है. So they will always say, means they will show the cross section line on that area. So we'll come to know for which area you have to calculate the centroid. Correct? So take the dimensions. This is let us say 10 meter. और ये जो वर्टिकल हाइट है उसको हम लोग लेते हैं 6 मीटर. और ये जो हाइट है, ये जो विड्थ है, उसको हम लोग लेंगे. तो कुछ लोग बोलेंगे 10 मीटर किधर से आया, ये किधर से आया नहीं, ये क्वेश्चन में दिया है, नहीं तो ये मत पूछो 10 मीटर 7 मीटर किधर से आया, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट का पार्ट है. ओके, क्वेश्चन में दिया होगा 10 मीटर, ये लेंथ इज 10, दिस लेंथ इज 10 मीटर, दिस इज 7 मीटर, 6 मीटर. The question will be locate the centroid of the shaded area. Write down, locate the centroid of a shaded area. So other than rectangle, triangle, we have two more standard figures. Quarter circle है, semi circle है. Actual में वहाँ पे sector of a circle, ऐसे बहुत सारे figures है. But in your syllabus, you have to deal with only these four standard figures: rectangle, triangle, quarter circle, semi circle. हाँ, इसमें सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल को एरिया 1 लेंगे, और ये जो ऐसा शेप का जो ट्रायंगल है इसको हम लोग एरिया 2 लेंगे. एरिया 1, एरिया 2. एरिया 1 तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इट इज वेरी इजी, 10 इंटू 6, 10 इंटू 6. ट्रायंगल का एरिया बता सकता है कोई कितना आएगा? 1/2 इंटू 1/2 इंटू कितना होगा? 21. बराबर 21. ओके, दैट इज 1/2 इंटू 7 इंटू 6. ओके, बिकॉज सी बेस इज 7, its base is 7 meter and its height is 6. So 1/2, 7 into 6. Okay, note down करो सब लोग पहले. A1, A2, area 1, area 2. Next, now x1, x2, y1, y2. So first of all, let us calculate x1, y1. Okay, फिर से डायग्राम आपको दिखा देता हूँ. देखो, ये ऐसा डायग्राम था. Then there was a cut and 10 meter. And this was 6 meter. So first of all, let us focus only on the rectangular part, because how this shaded area will be obtained. अगर आपको ये शेडेड एरिया जनरेट करना है, अगर मैंने आपको एक प्लेन पेपर दिया और बोला ऐसा ही शेडेड एरिया तैयार करो, तो आप क्या करोगे? एक रेक्टेंगल लोगे और उसमें से ट्रायंगल कट कर दोगे. करेक्ट ना? बराबर है. ओके, हाँ. तो सबसे पहले रेक्टेंगल तो लेना पड़ेगा ना अपने को, मतलब उसमें से हम लोग ट्रायंगल कट करने वाले हैं, बट ओरिजिनली यू हैव टू कंसिडर दैट रेक्टेंगल. So you have to focus only on this rectangular figure, and this becomes your distance 5 meter, and this is 3 meter. So can I write x1 equal to 5 and y1 is equal to 3? Okay. Okay. So note down x1 5, y1 3. Distance can be in any unit. It can be meter, centimeter. उसको डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है, यूनिट चेंज नहीं करना है. आपके जो सेंट्रोइड का क्वेश्चन रहेगा उसमें यूनिट्स यूनिफॉर्म रहेंगे. मतलब अगर सेंटीमीटर में तो वो लोग साले सेंटीमीटर, मैकेनिक्स में वो लोग यूनिट चेंज करने के लिए ज्यादा आपको वहां पे स्कोप नहीं रखेंगे. ओके, यू हैव टू कीप ऑल यूनिट एज इट इज. सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रखो, मिलीमीटर, मीटर, जो भी डिस्टेंस है एज इट इज रखो, नो चेंज. ओके, हो गया सबका ये x1 y1 नोट डाउन किया. अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट x2 y2. इसमें 50% स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं x2 y2 में. देखो कैसे लोकेट करना है. फर्स्ट स्टेप क्या होता है? You have to draw this type of symbol inside the diagram. Already this was 7 meter. So parallel to this, I can write 7/3.
and I can write over here 6 by 3. 6 by 3. This is centroid C2. C2. Now tell me x2 distance. x2. x2 कोई बता पाएगा correct value of the x2? 7.6. 7.6. हाँ, तो कैसे कैलकुलेट किया आप लोगों ने? देखो 10 माइनस कितना किया? 10 माइनस ऐसे क्या होगा ना, 10 माइनस 7 by 3. इज इट राइट? Yes, yes. बराबर. ओके, तो इसका वैल्यू कितना आता है? 7.6 आता है क्या? 7.6. ओके, चेक करो ये. देन y2 बताओ, करेक्ट वैल्यू बताओ y2 का. y2 इज इक्वल टू 4 meter. 4 मीटर. करेक्ट. कैसे निकाला? 6 माइनस 6 बाय 3. 6 माइनस 6 बाय 3. किसी को अगर डाउट है तो ये देखो यहाँ पे, ये डिस्टेंस जो है ना, ये आपका x2 है और ये डिस्टेंस है आपका y2. ओके, तो इसमें ऐसा कुछ ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है. इफ यू स्टडी 2 to 3 क्वेश्चंस प्रॉपरली, ओके, यू विल कम टू नो एंटायर प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. उसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं रहता है. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है. पासिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. ठीक है, जिसको मैकेनिक्स में थोड़ा डिफिकल्टी जाता है वो लोग क्या करते हैं, सेंट्रॉइड एटलीस्ट प्रिपेयर करते हैं, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ पासिंग के लिए वो उनको हेल्प होता है. ओके, तो ये क्वेश्चन एज ए पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी आप पहले प्रिपेयर कर सकते हो. सर हाँ बोलो ना. यस. सर ये सेंट्रॉइड इंटरनल के लिए आ रहा है? नहीं, इंटरनल में नहीं रहेगा एक्चुअली. आपके यूनिट टेस्ट में सेंट्रॉइड नहीं होगा. ये फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा इसका 5 मार्क्स के लिए या फिर 10 मार्क्स के लिए होगा अभी, बिकॉज आपका पैटर्न कैसे 5 10 है ना अभी, तो 5 या 10 मार्क्स के लिए आ सकता है. इंटरनल में नहीं होगा बिकॉज यूनिट टेस्ट 1 में हम लोग मॉड्यूल 1 ऑलरेडी कवर किया है. ओके, तो यूनिट टेस्ट में ये, अभी के यूनिट टेस्ट में ये पार्ट नहीं होगा एक्चुअली. ओके, फाइनली लेट अस कैलकुलेट टोटल एक्स बार. अभी सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे a1 x1 माइनस करना पड़ेगा. यहाँ पे माइनस, डिनोमिनेटर में भी a1 माइनस a2 लिखना पड़ेगा. सब लोग थोड़ा ध्यान से देखो. तो क्या होता है, यहाँ तक सब लोग करेक्ट करते हैं और गलती से क्या करते हैं, इधर बीच में प्लस साइन डाल देते हैं, एक्स बार वाई बार रॉन्ग आ जाता है. तो ये थोड़ा हर पॉइंट हर स्टेप पे केयरफुली करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मेन फिगर जो है ना, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ a1 माइनस a2. द प्रोसेस इज a1 माइनस a2. a1 y1 minus a2 y2 divided by a1 minus a2. So whatever answer you will get, that will be your final x bar and y bar. x bar मिल जाएगा, y bar मिल जाएगा आपको. तो सेंट्रॉइड कैलकुलेशन का मेन जो प्रोसीजर है ये आपको समझ में आ गया है. खाली अभी हमारा कितना बाकी है इसमें कि और दो स्टैंडर्ड फिगर्स है, जैसे कि सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल. उसके फॉर्मूले हम लोग कल डिस्कस करेंगे. और एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसमें ये सारे स्टैंडर्ड फिगर मतलब वहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे, जिससे आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो कल ये पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा. इसके अलावा अपना जो मोशन कर्व का थोड़ा पार्ट बाकी है वो, और ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का एक क्वेश्चन. ओके, वो डिस्कशन हम लोग कल करेंगे. 1 मिनट अटेंडेंस लेता हूँ. 1 मिनट ध्यान दो सब लोग. यहाँ पे 5 एब्सेंट, 5 एब्सेंट, 17 एब्सेंट, 17. ओके, सब प्रेजेंट है क्या? रोल नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ओके, ओनली 12 and 13 is absent. Roll number 12 and 13.